ले रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हमने पहले देखे थे कि अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो 9 तरह के सॉल्यूशन हम बना सकते हैं, ठीक है। 3 फेस में, या तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, या सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, या गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। और हर एक टाइप के सॉल्यूशन में हम 3 तरह के सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। ये किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट में एक बार सॉल्यूट मिलाइए। अब ये सॉल्यूट कैसा भी हो सकता है ना, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। हमारा सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन तैयार हो गया। तीनों तरह के सॉल्यूट मिला करके हम सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन का फेस किस पर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के फेस पर डिपेंड करता है। जैसा सॉल्वेंट का फेस होता है वैसा ही सॉल्यूशन का फेस होता है। आई बात समझ में? सॉल्यूट के फेस के लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो तो किसी भी फेस में हो सकता है ना, ठीक है। इस तरह करके बाइनरी सॉल्यूशन में 9 तरह के सॉल्यूशंस हम बना सकते हैं, ठीक है। तो उस 9 तरह के सॉल्यूशन में से 3 तरह के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे जो कि लिक्विड सॉल्यूशन के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन होगा लिक्विड। सॉल्यूट के तौर पे हम चाहे तो सॉलिड मिला लें, हम चाहे तो लिक्विड मिला लें, हम चाहे तो गैस मिला लें। सॉल्यूशन का फेस कैसा रहेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमको लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो उससे पहले एक टर्म और हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी बड़ा एक कॉमन सा वर्ड है ना। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं बोलचाल की भाषा में कि अगर मैं 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालूं, NaCl डालूं, और वो घुल जाए, तो हम क्या बोलते हैं? हमारा NaCl क्या है? सॉल्यूबल है, वाटर में घुल जाने वाला है ना। सॉल्यूबल शब्द से बना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूबल का मीनिंग तो हमको समझ में आता है, घुल जाना, घोल लेना। इस पानी ने नमक को घोल लिया, इस पानी ने शुगर को घोल लिया, ठीक है। या नमक पानी में सॉल्यूबल है, घुल गया, डिज़ोल्व हो गया, ये सभी की चीज़ें हैं, ठीक है। सॉल्यूबल शब्द से ही हमने बनाया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसकी होती है? तो याद रखिएगा सॉल्यूशन की होती है या सॉल्वेंट की होती है। किसकी होती है? सॉल्वेंट की। हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं ना। घोलने का काम कौन करती है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में बाहर से सॉल्यूट डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो अपने अंदर घोलने का काम कौन कर रहा है? सॉल्वेंट कर रहा है। जो सॉल्वेंट अपने अंदर ज़्यादा सॉल्यूट घोलने की टेंडेंसी रखेगा, हम बोलेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट अपने अंदर ज़्यादा सॉल्यूट घोलने की ताकत रखती है, क्षमता रखती है, तो हम बोलेंगे इस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी अच्छी है, ज़्यादा है। और अगर एक ऐसा सॉल्वेंट लेकर के मैं आता हूँ जिसमें सॉल्यूट डालता हूँ तो वो थोड़ी सी मात्रा में घुलती है, बाकी पूरा पड़ा रहता है, ज़्यादा नहीं घुल पाता, तो हम बोलेंगे इस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कम है। सॉल्युबिलिटी शब्द का मीनिंग समझ में आ रहा है? क्या है? क्या बोलेंगे इसको? ये क्या बताती है? स्ट्रेंथ ऑफ द लिक्विड बताती है। क्या बताती है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब वो कंसंट्रेशन वाला स्ट्रेंथ नहीं, ये ताकत वाला स्ट्रेंथ है कि कौन सा सॉल्वेंट ज़्यादा घोलेगा अपने अंदर और कौन कम घोल पाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक टर्म बनाया है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को दर्शाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है। तो इसको हमने डिफाइन भी ऐसे ही किया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा होगा? एक फिक्स क्वांटिटी का होगा, एक फिक्स टेम्परेचर में रखा हुआ होगा। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? आ रहा है? रूम टेम्परेचर में हमने एक सॉल्वेंट रखा वाटर, ठीक है, उसमें हम शुगर डाल रहे हैं, उसमें हम सॉल्ट डाल रहे हैं, तो हम देखेंगे अगर हम शुगर घोलते हैं तो उसी वाटर की उसी टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा शुगर घोल लेगा, अपने क्या कहते हैं, सॉल्ट को घोल लेगा। सॉल्ट अगर हम डालते हैं वाटर में रूम टेम्परेचर में रख के, तो हम देखेंगे वही वाटर सॉल्ट को अपने अंदर ज़्यादा घोलता है। लेकिन उसी रूम टेम्परेचर में उसी वाटर में अगर मैं शुगर डालूं तो शुगर धीरे 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 घुलेगा और बहुत कम घुलेगा। तो अगर मैं सॉल्ट और शुगर इन दोनों को डाल के एक्सपेरिमेंट करूं, वही वाटर है 1 लीटर, उसी रूम टेम्परेचर में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर मैं शुगर डालता हूं फट से घुल जाए, सॉल्ट डालता हूं तो फट से घुल जाता है NaCl, और शुगर डालता हूं उसी पानी में तो फिर वो धीरे 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 घुलता है, उतनी स्पीड से घुल नहीं पाता। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाटर शुगर के लिए इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है? कम, और सॉल्ट के लिए इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है? ज़्यादा। समझ में आ रही बात?
समझ में आ रहा है? तो एक फिक्स क्वांटिटी का सॉल्वेंट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का सॉल्यूट अगर डिसॉल्व हो गया तो हम बोलेंगे उस लिक्विड की, उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी हम फिक्स कर देते हैं और एट ए रूम टेम्परेचर, सारी चीज़ें तो हम रूम टेम्परेचर पे ही करते हैं। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर एक फिक्स अमाउंट के सॉल्वेंट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट घुल गया तो हम बोलेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है जो जितना मैक्सिमम सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है। ठीक है, दिस इज सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी में एक चीज़ और मेंशन करते हैं। देखिए, अगर घोलने के लिए सॉल्वेंट के तौर पे वाटर यूज़ किया जाए, क्या यूज़ करेंगे? हमारे पास सॉल्वेंट बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, दो नेचर के होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर में बेसिकली जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो वाटर होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास बहुत सारे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिनको बोलते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ईथर हो गया, और एल्कोहल भी यूज़ करते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, और एक है हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं, वाटर। तो ये दो तरह के सॉल्वेंट हैं, दो नेचर के सॉल्वेंट हैं अलग अलग। बात समझ में आए? तो अगर हम घोलने के लिए सॉल्वेंट के तौर पर वाटर यूज़ करेंगे तो फिर उसमें हम कोई भी सॉल्यूट डालें, चाहे सॉलिड डालें, लिक्विड डालें, गैस डालें, किसी भी नेचर का सॉल्यूट डालें, ये इस पर जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन। वाटर अगर सॉल्वेंट है तो वाटर के मौजूदगी की वजह से वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है? एक्वस। और वाटर के अलावा दूसरा सॉल्वेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो सब का सब, चाहे वो किसी भी फेस में रहे, लिक्विड फेस में सॉल्यूशन तैयार हो, सॉलिड में, गैस में, किसी भी फेस में रहे, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस शब्द किसके लिए आया? वाटर के लिए आया। तो अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इफ वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट, then the solution is aqueous solution. If water act as solvent, then the solution is known as aqueous solution, otherwise it is an aqueous solution, an aqueous solution. ठीक है, ये आप याद रखेंगे, वाटर की वजह से सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, जब भी डिसॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, हम पहले भी सॉल्यूशन के टर्म्स बना चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, सैचुरेशन किसको बोलते हैं, और सुपर सैचुरेशन किसको बोलते हैं, अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब भी घोलने का प्रोसेस स्टार्ट होगा कि किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डाल के डिसॉल्व करिए, ठीक है, और अगर हमारा सॉल्वेंट इस कैपेबल में है कि वो सॉल्यूट को डिसॉल्व करवा रहा है और डिसॉल्व हो रहा है, तो इस प्रोसेस का हमने एक नाम रखा, इसको बोलते हैं डेसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डेसोल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसोल्यूशन? कि अभी कौन सा प्रोसेस चल रहा है? घोलने वाला प्रोसेस चल रहा है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल रहे हैं, वो डिसॉल्व हो जा रहा है, सॉल्वेंट में और सॉल्यूट डाला, डिसॉल्व हो गया, घुल गया प्रॉपर वे में। तो ऐसे प्रोसेस का हमने नाम क्या रखा? डेसोल्यूशन। और ये हम घोलते चले गए, डिसॉल्व होता चला गया। एक स्टेट ऐसी आ जाएगी कि अब आप डालोगे तो वो फिर नहीं घोलेगा अपने अंदर सॉल्वेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्या आ गया? क्या आ गया? सैचुरेशन का स्टेट आ गया। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। बेशक उसको इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं। वही स्टेट कौन सा है? इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता क्या है, अगर आपको याद हो? अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम कहते किसको हैं? जिसमें दोनों तरह के रेट क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। तो एक तो रेट हो गया डालने का, डिसॉल्व करने का, दूसरा रेट कौन सा रेट होगा?
एक तो रेट है घुलने का, घुलते जा रहा है, जिस स्पीड से ये घुलता जाएगा उसी स्पीड से उसके अंदर की घुली हुई चीज़ बाहर सेटल डाउन होती जाएगी पानी के अंदर। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ रहा है। ये जो प्रोसेस था घुलने वाला, इसका नाम हमने क्या रख दिया, डेसोल्यूशन। ठीक है, घोलते घोलते सेचुरेशन आ गया। सेचुरेशन तो आप समझ रहे हैं, अब मैं एक दाना भी डालूंगा तो वो घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा ग्लास में जाके। ठीक है, एक्चुअल में वो घुल जाता है, वो डायरेक्ट जाके बैठता नहीं। हम एक चम्मच और शुगर डालते हैं, वो शुगर घुल जाता है, लेकिन जो पहले से घुला हुआ था वो एक चम्मच नीचे सेटल डाउन हो जाता है बाहर। समझ में आया। तो पहले सॉल्यूशन के अंदर सारी चीज़ें मिली हुई थी, बाहर से हमने सैचुरेशन पीरियड के बाद हमने और सॉल्यूट डाला तो हमने क्या देखा, जो पहले घुला हुआ था वो निकल के सेटल डाउन हो गया। ठीक है, निकल के सेटल डाउन हो गया तो वो किस फेस में दिखेगा, सॉलिड फेस में दिखेगा। पहले तो सॉल्यूशन के रूप में था ना, लिक्विड फेस में। सैचुरेशन के बाद अगर कोई चीज़ हम डालते हैं तो फिर उसके अंदर घुली हुई चीज़ बाहर निकल के सेटल हो जाती है सॉलिड स्टेट में। घुला हुआ नमक हो, घुला हुआ शुगर हो, वो वापस आके सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है, सॉलिड स्टेट में दिखेगा। इस प्रोसेस का भी हमने एक नाम रखा, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। घुली हुई चीज़ क्रिस्टल बन बन के सेटल डाउन होती जा रही है। नमक सॉलिड बन के क्रिस्टल बन के सेटल हो रहा है, शुगर क्रिस्टल बन के सेटल हो रहा है। ठीक है, तो दो प्रोसेस आपको समझनी है। एक प्रोसेस घोलने वाला प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, डेसोल्यूशन। एक प्रोसेस होता है कि घुली हुई चीज़ फिर सेटल होने लगती है बाहर निकल निकल के, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। जब इक्विलिब्रियम आता है तो दोनों के रेट कैसे हो जाएंगे, जिस स्पीड से आप शुगर डालिए, जिस स्पीड से ये सॉल्यूशन शुगर को घोल रहा है, उसी स्पीड से क्रिस्टलाइजेशन भी होता जा रहा है, क्रिस्टल बन बन के निकलते जाते हैं। तो जब दोनों का रेट बराबर हो जाए, रेट मतलब स्पीड, दोनों का रेट बराबर हो जाए, घुलने की स्पीड और क्रिस्टल बनने की स्पीड, घुली हुई से बाहर निकलने की स्पीड, तो हम बोलेंगे कौन सा स्टेट आ गया, इक्विलिब्रियम, जिसको सैचुरेशन भी बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आया, आया। ठीक, इसको नोट करिए साइड में कहीं पर। Solute dissolves in liquid या solvent. This process is डेसोल्यूशन। सॉल्यूट अगर घुलता जा रहा है सॉल्वेंट में तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेसोल्यूशन। This process is crystallization. Solute settle down from solution or solvent. This process is known as crystallization at saturation or equilibrium state. Saturation को ही equilibrium बोलते हैं, equilibrium state. Rate of dissolution of solute is equal to rate of crystallization of solute. ठीक है, सैचुरेशन जब आएगा तो आप जितना शुगर या सॉल्ट या सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे उतना ही नीचे क्रिस्टल बन बन के सेटल होता जाएगा। दोनों की रेट बराबर हो जाती है, दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है। ठीक है, ये है सॉल्युबिलिटी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, सॉल्वेंट की होती है।
क्या चीज़ है ये, क्या बताती है, उसके पावर को बताती है, उसके स्ट्रेंथ को बताती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना सॉल्यूट अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व होगा किसी फिक्स क्वांटिटी के सॉल्वेंट में, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक बात, यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसमें पहला हम ले रहे हैं, हमको लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है ना, लिक्विड सॉल्यूशन के तीनों रूप हम देखेंगे। एक बार हम ले रहे हैं सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो इसमें तो आप समझ गए सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्यूट कौन होगा। सॉल्यूट के रूप में कौन यूज कर रहे हैं हम, किसको, सॉलिड को, और सॉल्वेंट कौन होगा, लिक्विड, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन का फेस कैसा है, लिक्विड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जैसे एग्जांपल ये पहले कर चुके हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, ठीक है। वाटर हमारा पोलर नेचर का होता है, ठीक, इसीलिए इसमें पोलर चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी घुलती हैं। जो आयनिक चीज़ें होंगी, जो पोलर वाली चीज़ें होंगी, वो जल्दी जल्दी घुलेंगी। ठीक है, तो सॉल्ट हमारा आयनिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन शुगर आयनिक प्रोडक्ट नहीं है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, कौन से बॉन्ड बनते हैं, शुगर में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। इसमें कौन से बॉन्ड बनते हैं, सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड, याद है आपको, याद है, प्लस माइनस आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है, इसलिए इसमें घुल जाता है, पोलर कंपाउंड। आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, लाइक डिसॉल्व लाइक, पढ़ा है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर नेचर का है तो वो अपने अंदर सिर्फ किसको घोलेगा, पोलर कंपाउंड को घोलेगा, पोलर सॉल्यूट को। और अगर हमारा सॉल्वेंट नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक नेचर का है, तो वो किसको अपने अंदर घोलेगा, नॉन पोलर को घोलेगा। समझ गए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पोलर वाला सॉल्वेंट नॉन पोलर कंपाउंड को घोल ले। ठीक है, ये नॉन पोलर है, लेकिन हम देखते हैं घुलता है शुगर, नॉन पोलर है। ठीक है ना, समझना इसको भाई। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C11H22O11 होता है। ये कैसा, इसमें कोई प्लस माइनस बनते हैं क्या, नहीं बनते हैं। तो इसमें बॉन्ड कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो नॉन पोलर है ये। तो नॉन पोलर चीज़ वाटर में ज़्यादा घुल नहीं सकती, बिल्कुल थोड़ा सा घुलेगा। आप एक चम्मच नमक डाल के देखिए पानी में, और एक चम्मच शुगर डाल के देखिए पानी में। आप नमक डालेंगे, एक बार ऐसे घुमाएंगे वो घुल जाएगा। एक चम्मच शुगर डालिए, 10 बार घुमाएंगे तो भी वो नहीं घुलेगा, बहुत धीरे 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 घुलता है। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि वाटर खुद पोलर नेचर का है। अगर पोलर वाला सॉल्यूट आएगा तो वो उसको फट से डिसॉल्व कर लेगा। पोलर सॉल्यूट के लिए वाटर की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये नॉन पोलर है, इसलिए इसके लिए इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, बहुत कम होगी। ये बात समझ में आया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सैंड डाल दूं वाटर में तो वो तो घुलेगा ही नहीं। क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि सैंड कैसा सॉल्यूट होता है, नॉन पोलर। कैसा होता है, तो फिर सैंड किस में घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। तो अगर मैं सैंड घोलना चाहता हूं तो किस में घोलूंगा, किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोलूंगा, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, इसलिए किस में घुल रहा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जिसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ये कार्बन डाइसल्फाइड। तो बात समझ में आ रहा है, दिस इज पोलर, दिस इज पोलर, पोलर पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये चीज समझ में आया आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, किसी भी फेज का सॉल्यूशन हो, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ हमने सॉल्युबिलिटी बनाया है ना, सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा 3-4 चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। जैसे पहली चीज़ है किस टाइप का सॉल्यूट डाले हो, नेचर ऑफ सॉल्यूट, कैसा सॉल्यूट है।
दूसरा, सॉल्वेंट कैसा यूज कर रहे हैं। तीसरा, एक तो हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिर और कुछ होगा क्या, टेम्परेचर, और चौथी चीज होती है प्रेशर। बस हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, गर्म कर दिया, तो फिर वो और घोल लेगा अपने अंदर, है ना। तो टेम्परेचर बदलने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है सॉल्यूशन की, है कि नहीं, है कि नहीं। आप ठंडे पानी में शुगर घोलिए और गर्म पानी में शुगर घोलिए, अंतर समझ में आ रहा है आपको। ठंडे पानी में 1 चम्मच शुगर डालिए, चम्मच लेके उसको मिलाते रहिए, घोलते रहिए, तब घुलेगा। और गर्म करके डाल दीजिए तो अपने से घुल जाएगी। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसी वाटर की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रहा है। इसीलिए हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, एक फिक्स टेम्परेचर में या रूम टेम्परेचर में कोई भी चीज़ डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, किस पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड ले रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन में, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी इन्हीं पर डिपेंड करेगी। तो ये फैक्टर हम यहाँ पर बना लेते हैं। हेडिंग दीजिए, फैक्टर्स ऑन विच solubility of solid in liquid depends. Factors on which solubility of solid in liquid depends. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर तो हमारा यही होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों एक ही साथ ले रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। इसके लिए मूल मंत्र क्या याद रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका क्या मतलब है, पोलर और आयनिक सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट dissolves in polar solvent like water and non-polar solute dissolves in non-polar, या इसी को ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट के कुछ नाम नोट कर लीजिए, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है H6H6C6H6। इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, लिख लोगे ना, नाम तो जान रहे हो। कार्बन डाइसल्फाइड, इसी तरह ईथर है, इसी तरह एल्कोहल है, ठीक है। और कुछ नाम याद आ रहेगा आपको, बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ईथर है, और कुछ याद आ रहे हैं क्या, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, आगे आएगा तो फिर और डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज नेचर ऑफ सॉल्यूट। जैसे ये एग्जांपल आप यहाँ दे सकते हैं, सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होगा, क्यों, ये भी पोलर, ये भी पोलर, ठीक है। सैंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, क्योंकि ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, बाकी दूसरी चीज़ों में आप घोल नहीं सकते, ठीक है। समझ आया ये, ठीक, ये नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़ हम लेते हैं टेम्परेचर, यहाँ तक नोट करिए।
सेकंड हम लेते हैं फैक्टर जिस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, टेम्परेचर। ठीक है ना, ये चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, आता है पेपर में। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा एक एक चीज़। सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन आता है गैस के लिए। ठीक है, गैस के लिए आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने डिक्रीज करने से गैस की सॉल्युबिलिटी का क्या होगा। ठीक है, इसलिए इसको समझते चलिए वन बाय वन। सो टेम्परेचर, अब देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सॉलिड में लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट हम कैसा डाल रहे हैं, सॉलिड। ठीक है, अब सॉल्यूट हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं, तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। पोलर में हमारे पास बहुत तरह के सॉल्ट हैं। ठीक है ना, सॉल्ट एक तो ये समझ लीजिए कि जब भी एक सॉलिड एक लिक्विड में मिलाएंगे तो इनके बीच में एक रिएक्शन होगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तब जाके सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, ये मुझे पहले लिखना था, जब भी सॉलिड किसी लिक्विड के साथ रिएक्ट करेगा तभी क्या बनेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो सॉलिड और लिक्विड आपस में रिएक्ट करके सॉल्यूशन बनाते हैं, रिएक्ट करके। ठीक है, और हमने ये शुरू में डिस्कस किया था कि दोनों कंपोनेंट अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देते हैं और सॉल्यूशन में जाने के बाद उनकी एक नई आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, तभी तो इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। किसी भी ऑर्डिनरी मेथड का यूज़ करके आप वापस सेपरेट नहीं कर सकते, इसके अंदर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। एक बार सॉल्यूशन बन गया, एक बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके एक बार सॉल्यूशन बना दिए, तो हम चाहें कि इसमें से सॉल्यूट अलग कर दें, सॉल्वेंट अलग कर दें, नहीं हो सकता ऑर्डिनरी मेथड का यूज़ करके। उसके लिए एक सेपरेट मेथड हम यूज़ करते हैं अलग अलग करने के लिए। ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं होता, अलग हो जाता है, लेकिन स्पेशल मेथड अप्लाई करते हैं तब अलग होता है। हम चाहेंगे गर्म करके अलग कर लें, नहीं हो सकता। सेंट्रीफ्यूगल का प्रोसेस लगाएं, सेंट्रीफ्यूगल समझ रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन जिसको बोलते हैं, दूध को मथते हैं तो उसमें से क्रीम अलग हो जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये सब आप मेटलर्जी में पढ़ते हैं, मेटल्स को प्योर करने के मेथड्स में। ठीक है, तो उससे सिंपल मेथड यूज़ करके हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, टेम्परेचर के लिए देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि सॉलिड जब लिक्विड के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्यूशन बनता है। दिस इज ए केमिकल रिएक्शन, है ना। और केमिकल रिएक्शन दो टाइप का होता है। टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, दो टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। एक तो वो होगा जिसमें से हीट बाहर निकलेगी, रिएक्शन में से हीट बाहर निकलेगी, बाहर निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और एक वो होगा जिसमें हीट अंदर एब्जॉर्ब होती है। दो ही टाइप के तो रिएक्शन होते हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, करना तो यही काम है ना। ठीक है, तो दो तरह के हम अलग अलग इसमें रिएक्शंस बनाएंगे, एक तो एंडोथर्मिक होगा और दूसरा एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक हम पहला लेते हैं। एंडोथर्मिक कहते किसको हैं, जब हीट एब्जॉर्ब हो, हीट एब्जॉर्ब हो। और इसकी निशानी है, एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव, याद है। हीट बाहर निकलेगी तो कैसी होगी, हीट अंदर आएगी तो कैसी होगी। हाँ, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव होती है। ठीक है, जब भी हीट एब्जॉर्ब होगा एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये चीज़ समझ में आया, पक्का पक्का। अच्छा, इसमें हमेशा हीट एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक में हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब मैं एक ऐसा सॉल्यूट लिक्विड में डाल रहा हूँ, यानी रिएक्ट करवा रहा हूँ, जिसमें जब ये सॉल्यूशन बनाते हैं रिएक्ट करके तो इस सिस्टम में बाहर से हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, बाहर से हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, सोचिए। हीट अगर एब्जॉर्ब होगी तो सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, क्या होगा। हीट एब्जॉर्ब होना मतलब बाहर सराउंडिंग की हीट कहाँ जाना, सिस्टम में जाना। इसके अंदर हीट जा रही है, अब इसके अंदर हमारे पास लिक्विड था, पानी था, बाहर से हीट आई तो ये पानी गर्म होगा,
गर्म होगा तो इसके मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर जाएंगे, गर्म होगा तो मॉलिक्यूल दूर होंगे, फैलेंगे, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। भाई किसी भी चीज़ को गर्म करते हो तो बॉन्ड टूटता है कि नहीं टूटता? तो पानी को गर्म करेंगे तो पानी का बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा, बाहर से हम नमक मिला रहे हैं, बाहर से हम शक्कर मिला रहे हैं, तो उसको जगह मिल जाएगी। तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे पानी के, नए बॉन्ड बनेंगे सॉल्ट के साथ। और अगर नए बॉन्ड बन रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? जल्दी जल्दी घुलेगा कि धीरे धीरे घुलेगा? भाई वाटर के बॉन्ड टूट रहे हैं, सॉल्ट के साथ ये नए बॉन्ड बना रहा है, समझ रहे हैं? तो फिर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई। समझ में आया? तो याद रखिएगा, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, बाहर की हीट अंदर आ रही है, तो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी का क्या होता है, इंक्रीज होती जाती है। सो विथ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, solubility increases with rise in temperature. ये याद रहेगा आपको। एंडोथर्मिक के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो टेम्परेचर किधर जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर। एब्जॉर्ब कर रही है ना ये हीट, अंदर आएगा, हीट अंदर आएगा तो वाटर के बॉन्ड टूटेंगे और उतने ही ज़्यादा ये घोलता चला जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो विथ राइज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सा सॉल्यूट हम यूज़ करते हैं नोट करिए। जैसे AgNO3, KI, NaNO3, अमोनियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, NaCl, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये ठीक है, सबके सब सॉल्ट हैं। ठीक है, इन सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसा होता है, एंडोथर्मिक नेचर का। इसको पानी में डालोगे तो हीट हमेशा एब्जॉर्ब होगी, समझ में आ रहा है, हीट हमेशा एब्जॉर्ब। यानी अगर हम NaCl डाल के सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इसमें किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। याद रखिएगा, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरे टाइप का रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती बाहर, रिलीज आउट, और इसकी निशानी है कि इंथैल्पी चेंज हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। जब भी हमको एनर्जी मिलती है तो नेगेटिव, और जब भी हम एनर्जी खर्च करते हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें हमको हीट मिलती है बाहर, सराउंडिंग में, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट निकलती है बाहर। ठीक है, ये हीट रिलीज करता है। अच्छा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकल रही है, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी का क्या होगा? बोलिए बोलिए। हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं बाहर से अंदर से हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में से हीट बाहर चली गई। भाई एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है, हीट का बाहर चले जाना। अगर हीट बाहर चली गई तो वाटर के जो बॉन्ड थे वो टूटेंगे क्या? नहीं टूटेंगे। भाई गर्म करने से बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर हीट ही बाहर चली गई तो बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटेंगे क्या? नहीं टूटेंगे। और अगर नहीं टूट रहे हैं तो जो सॉल्यूट आप मिला रहे हो वो घुलेंगे क्या जल्दी से? नहीं घुले। पुराने बॉन्ड नहीं टूटे, नए बॉन्ड नहीं बनेंगे। समझ में आई बात? तो अगर हीट सिस्टम से बाहर चली गई तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाइए, जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना हीट बाहर निकलेगा, और अगर उतना ही हीट बाहर निकल रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? कम होते जा रही है। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। सो फॉर एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी decreases with rise in temperature. टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी घटती जाती है एक्सोथर्मिक के लिए। ये आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा भाई ना, नहीं तो बहुत गड़बड़ होता है इसमें। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कौन कौन से ऐसे सॉल्यूट हैं जिनका रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का होता है? ठीक,
तो इसको नोट कर लीजिए, ये है लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट इज ए सॉल्ट, ठीक है। इसी तरह से लिथियम सल्फेट, ठीक है। इसी तरह से सीजियम सल्फेट, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, NaCO3 हाइड्रेटेड, दिस इज H2O, मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ये सब के सब सॉल्ट है, ठीक है। तो अगर हम इनको डिसॉल्व करते हैं तो रिएक्शन कैसा हो जाता है, एक्सोथर्मिक। इनको पानी में डाल रहे हैं ना, वाटर में, सॉल्वेंट में, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकलेगी। अगर हीट बाहर निकलेगी इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाती है, क्यों होती, कारण समझ में आ रहा है आपको। पुरानी परंपराएं जब तक टूटेंगी नहीं, नई परंपराएं नहीं बन सकती हैं। तो जब तक पुराने बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, नए बॉन्ड नहीं बनेंगे, और नए बॉन्ड का बनना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो जब तक ये पुराने बॉन्ड टूट के लिक्विड के अपने बॉन्ड जब तक नहीं टूटेंगे, इसके साथ बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो सॉल्यूशन कैसे तैयार होगा, ठीक है। तो इसके अपने बॉन्ड टूटेंगे वाटर के अंदर के, फिर इसके साथ ये बॉन्डिंग करेगा, तब जाके केमिकल रिएक्शन होगा और सॉल्यूशन बनेगा, ठीक बात। ये दो तरह के हो गए। कुछ सॉल्ट ऐसे भी हैं जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो एक्सोथर्मिक भी बिहेवियर दिखाएंगे, एंडोथर्मिक भी बिहेवियर दिखाएंगे, ठीक है, जिसमें दोनों प्रोसेस इकट्ठे चलते हैं एक साथ। थोड़ी देर तक एंडोथर्मिक चलेगा, थोड़ी देर के बाद एक्सोथर्मिक स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे सॉल्ट को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है समझ रहे हैं। इसका न्यूमेरिकल भी आपने बनाया है ना, ऑक्जेलिक एसिड वाला, 2H2O के साथ था हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड कि नहीं था, था। तो हम ऐसे सॉल्ट बनाते हैं जिसमें वाटर को सुखा देते हैं, क्रिस्टल बना देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें होता है, तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का रिएक्शन जब भी होगा वाटर के साथ, तो इसमें कौन सा नेचर हमको देखने को मिलेगा, क्या इसका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, तो आंसर है दोनों होगा, दोनों प्रोसेस इकट्ठे चलते हैं इसमें, ठीक है। नोट करिए हाइड्रेटेड सॉल्ट। तीसरी चीज, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के कुछ नाम लिख लीजिए, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3, 10H2O, ठीक है। ये वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट होता है ना, हाँ ठीक है, ठीक है ना। और कोई दूसरा, CuSO4, दैट इज ब्लू वाइट्रॉल, ब्लू वाइट्रॉल। इसी तरह ग्रीन वाइट्रॉल होता है, FeSO4, इसमें 7H2O होते हैं, ठीक है। ग्रीन वाइट्रॉल क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन वाइट्रॉल बोलते हैं। ब्लू वाइट्रॉल होता है CuSO4, एक होता है Na2SO4, 10H2O, 5H2O, कितना, ग्लोबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, नहीं सुना आपने, सुना है या नहीं सुना है, हाँ, Na2SO4 इज ग्लोबल सॉल्ट। नोट कर लीजिए, दिस इज वॉशिंग सोडा, और एक है Na2SO4, 10H2O, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल सॉल्ट, ठीक है। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। इसकी खासियत क्या है, हाँ, तो इसमें नोट कर लीजिए, दोनों प्रोसेस इकट्ठे चलते हैं साइमल्टेनियसली। इन हाइड्रेटेड सॉल्ट
both endothermic as well as exothermic, both endothermic as well as exothermic occurs simultaneously, endothermic and exothermic occurs simultaneously. ठीक है, देखिए हाइड्रेटेड सॉल्ट इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या आ गया है, वाटर आ गया है। लेकिन ये वाटर कैसा होता है, क्रिस्टल के रूप में जमा हुआ रहता है, सॉलिड है ना, ये सॉल्ट है, सॉल्यूशन नहीं है कि आप वाटर देख के बोल दें कि ये सॉल्यूशन है ना। ये सॉल्ट कैसा रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। जैसे नमक क्रिस्टल होता है ना, अगर हम नमक को तोड़ें, इसीलिए आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जाता था सॉलिड स्टेट, जो कि इस साल हटा दिया, तो आपको समझ में आता है कि दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो नमक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अगर हम उसको तोड़ें तो वो क्रिस्टल में टूटेगा, पाउडर नहीं बनेगा, चूरा चूरा नहीं हो जाएगा, क्रिस्टल में टूटेगा। समझ में आई बात? तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, वाटर। अगर मैं इसको गर्म करूं तो पहले क्या होगा, पहले ये पानी पिघलेगा, पानी पिघल के खत्म हो जाएगा 10 मॉलिक्यूल, तो सिर्फ कौन बचेगा, सॉलिड सॉल्ट बचेगा, सोडियम कार्बोनेट, ये पार्ट खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर इस सॉल्ट को हम पानी में डाल के डिसॉल्व करें, डेजोल्यूशन, सॉलिड को लिक्विड में डाल के सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सबसे पहले ये पार्ट घुलेगा वाटर का, वाटर में मिलेगा, ये जब तक नहीं घुल जाता ये घुलना स्टार्ट नहीं होगा। समझ में आए? तो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म होगा। ठीक बात, यहाँ तक आपको समझ में आया? अच्छा, इससे रिगार्डिंग इसका हम कर्व बनाएंगे, सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी का क्या होता है, टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी का क्या होता है। तो दो तरह के कर्व इसमें हमको पढ़ने हैं, एक कर्व कहलाता है कंटिन्यूअस कर्व और एक कर्व है डिसकंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, तो पहला कर्व देखिए कंटिन्यूअस, सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, इसमें एक तरफ हम सॉल्युबिलिटी ले लेते हैं, इधर सॉल्युबिलिटी ऊपर की तरफ, और इधर ले लेते हैं टेम्परेचर, ये एक तरफ सॉल्युबिलिटी एक तरफ टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो कौन से सॉलिड हैं, वो कौन से सॉलिड हैं जिसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें उसके केमिकल रिएक्शन में तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी? कौन से होते हैं, ये वाले एंडोथर्मिक वाले। ठीक है, एंडोथर्मिक देने वाले जितने भी सॉल्ट हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाने वाले जितने भी सॉल्ट हैं, अगर उसके रिएक्शन की टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो देखिए, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये बनेगा ऐसे, एक हम यहाँ से ले रहे हैं, ये AgNO3 का कर्व है, ये टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। ये समझ में आ रहा है? ग्राफ बनाना तो आपको आता है ना, फिजिक्स में आपने सीखा है। मैं ये वाला टेम्परेचर लूँ तो यहाँ पर ये वाली सॉल्युबिलिटी होगी, अगर मैं यहाँ चला जाऊँ ये वाला टेम्परेचर लूँ तो सॉल्युबिलिटी ये वाली आ जाएगी, बड़ी सॉल्युबिलिटी। कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? कंटिन्यूअस मतलब ये ग्राफ जो है कहीं से मुड़ेगा नहीं, कहीं पे माउंटेन नहीं आएंगे, कहीं पे उबड़ खाबड़ नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ चलेगा स्ट्रेट लाइन में या कर्व में, इसको कंटिन्यूअस कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक सॉल्ट लिया एक्सोथर्मिक वाला। इसी तरह से ये हो गया KI। इसी तरह से एक स्मूथ कर्व बनता है NaNO3 के लिए, स्मूथ कर्व। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, स्मूथ। इसी तरह से ये दिस इज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह से KCl और इसी तरह से NaCl। इसको थोड़ा सा और नीचे अपन बना लेते हैं, यहाँ पे दिस इज NaCl।
ठीक है, ये ग्राफ हो गया किसके लिए, ये क्या दिखाता है कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ये जो इसका स्लोप देखिए ग्राफ का, ये स्लोप पहले ऐसे है ढलान, जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हो ये स्लोप क्या होता जा रहा है, कम कम कम, और जैसे ही यहाँ पहुँचे स्लोप क्या हो गया, ढलान क्या हो गई, बराबर। अब अगर हम टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी किधर जाएगी, ऐसे, मतलब डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, तो अब हम लेते हैं एक्सोथर्मिक वाले, जैसे इस पे एक हमने लिया, ये दिस इज लिथियम सल्फेट, और दूसरा और इसी में बना लेते हैं ये सीजियम इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ऐसे, दिस इज लिथियम सल्फेट एंड दिस इज सीजियम सल्फेट। ठीक है, इसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों हमने दिखाए हैं। ब्लैक कलर के जो कर्व आपको दिख रहे हैं वो कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंडोथर्मिक, और ब्लू वाले किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सोथर्मिक को। ठीक बात समझ में आ रहा है। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होते जा रही है, ये नीचे आता जा रहा है ना, ये ग्राफ देखना तो आता है आपको ना। ठीक है, ये बना लीजिए। दूसरा एक और, हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए डिसकंटिन्यूअस कर्व बनते हैं, डिसकंटिन्यूअस। इसमें भी हम यही करेंगे, नीचे हम टेम्परेचर ले रहे हैं और इधर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट में होता क्या है, एंडोथर्मिक भी होता है और एक्सोथर्मिक भी होता है। जब तक हाइड्रेटेड सॉल्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाएगा तब तक टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। फिर जब एक्सोथर्मिक बिहेवियर दिखाने लगेगा फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी सॉल्युबिलिटी। समझ रहे हैं। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होते हैं वो एंडोथर्मिक बिहेवियर भी दिखाते हैं, एक्सोथर्मिक भी। कब तक एंडोथर्मिक दिखाएंगे, हम इसको पानी में डाल रहे हैं, इस सॉल्ट को उठाया पानी में डाल दिया, पानी में डालेंगे तो सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टूटेगा, घुलेगा। ठीक है, जब तक ये टूटता रहेगा, घुलता रहेगा, खत्म होता रहेगा, तब तक रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। तब तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगा, ये वाटर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा Na2CO3, तो ये क्या बन जाएगा, ये सॉल्ट बन गया, Na2CO3 सॉल्ट बन गया सिर्फ, है ना। ये पार्ट खत्म हुआ, सिर्फ ये बचा, तो फिर ये कैसा बिहेवियर दिखाएगा, एक्सोथर्मिक। बात समझ में आ रहा है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब तक है तब तक एंडोथर्मिक, जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म हुआ सिर्फ ये हिस्सा बचेगा, तो फिर ये क्या दिखाएगा, एक्सोथर्मिक। तो फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखिए इसको ऐसे बनाते हैं, ये और ये। ठीक है, यहाँ से आधा हिस्सा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ आने के बाद, ये वाले टेम्परेचर पर आने के बाद यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे और आगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है, तो इधर वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को, और इधर वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सोथर्मिक को। एंडोथर्मिक में जब तक ये है, जैसे ये हम बना रहे हैं किसके लिए, Na2SO4 के लिए, Na2SO4 10H2O लिख लीजिए इसको, Na2SO4 10H2O। ठीक है, सोडियम सल्फेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इधर सिर्फ क्या रहेगा, Na2SO4, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो गया यहाँ पर आते आते, है ना। अब सिर्फ ये क्या बचा,
एनहाइड्रेटेड सॉल्ट, एनहाइड्रेटेड सॉल्ट जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो फिर यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सोथर्मिक। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो ये कौन से प्रोसेस को दिखा रहा है? एंडोथर्मिक। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा ना, और इधर वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक, वो एक्सोथर्मिक। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, जिस टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम होता जा रहा है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आ करके हाइड्रेटेड सॉल्ट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो जाए और हाइड्रेटेड सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाए? एनहाइड्रेटेड सॉल्ट में, एनहाइड्रस जिसको बोलते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का हमने नाम रखा ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। और इस कंपाउंड के लिए ये टेम्परेचर होता है 32.8 डिग्री सेल्सियस। कितना? 32.8 डिग्री सेल्सियस पर आ करके सोडियम सल्फेट, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है। तो जिस टेम्परेचर पर हाइड्रेटेड सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर डिफाइन करिए, हेडिंग दीजिए ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, नोट कर लीजिए, द टेम्परेचर at which hydrated salt loses its water of crystallization and converted to anhydrous salt. The temperature at which hydrated salt loses its water of crystallization and converted to anhydrous salt, that particular temperature is known as transition temperature. ठीक है, तो सोडियम सल्फेट के लिए ये टेम्परेचर कितना होता है? 32.8। ठीक है, एक दूसरा हम लेते हैं ग्रीन वाइट्रॉल। ग्रीन वाइट्रॉल के लिए यही ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये दिस इज FeSO4 7H2O और इधर क्या बचेगा? FeSO4। इसके लिए यही टेम्परेचर होता है 61.8 डिग्री सेल्सियस। कितना? 61.8 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? ये टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर जहाँ ये लाइन हमने खींची है, दिस टेम्परेचर इज ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये वाला। ठीक है, हो गया? समझ में आया? बना लोगे ग्राफ? ठीक है, दिस टेम्परेचर इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो दोनों कंपाउंड का अलग अलग याद रहेगा। अच्छा, ये कर्व कैसा कर्व है? क्या ये कंटिन्यूअस एक जैसे जा रहा है? नहीं। यहाँ पे देखिए, ये माउंटेन आ गया, फिर ये टूट गया, जिस तरह से जा रहा था उसी तरफ नहीं जा रहा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, स्मूथ कर्व नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस किसके लिए बनता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए। और कंटिन्यूअस किसके लिए होता है? ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों के लिए कंटिन्यूअस बनता है और हाइड्रेटेड के लिए डिसकंटिन्यूअस बनता है। ठीक है, ठीक, ये हो गया यहाँ तक की कहानी। दूसरा, एक तीसरा लिख लीजिए, प्रेशर। लास्ट एक लाइन में डिफाइन कर लेते हैं। थर्ड नंबर ना, सेकंड टेम्परेचर ले रहे थे। ठीक, इसके बाद नोट करिए प्रेशर। प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन पर प्रेशर कैसे इफेक्ट डालता है? हम कौन सा सॉल्यूशन बना रहे हैं? हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं? लिक्विड। और सॉल्यूट क्या ले रहे हैं? सॉलिड। लिक्विड में सॉलिड डाले और सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब इस पर हम प्रेशर अप्लाई करें
सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, ऊपर से हम प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर लगाने का तरीका, हाँ किसी भी तरह से प्रेशर अप्लाई करिए, क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा? एक सॉलिड लीजिए, प्रेशर लगाइए, क्या होगा? क्या उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा सॉलिड का कि ज़्यादा हो जाएगा? नहीं होता, नहीं होता ना भाई। किसी भी सॉलिड को, एक लकड़ी का टुकड़ा मैं आपको देता हूँ सॉलिड, उसको मैं बोलता हूँ प्रेशर लगा के दबाओ। प्रेशर क्या चीज़ है? फोर्स है। एक पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स लगाना प्रेशर होता है। प्रेशर अप्लाई करिए तो इतना चौड़ा सॉलिड क्या इतना हो जाएगा प्रेशर लगाने से? नहीं होगा। सॉलिड कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल, दबता नहीं, कंप्रेस नहीं होता। लिक्विड, लिक्विड लिक्विड दबता है, लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता। कंप्रेस सिर्फ गैस होती है, गैस ऐसे फैली है। आपने जितने भी प्रेशर वाले एक्सपेरिमेंट देखे वो सब के सब गैस के लिए देखे हैं, गैसेस लॉ के लिए। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में हम गैस को कंप्रेस कर रहे थे, लिक्विड नहीं। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर हम गैस को कंप्रेस करें तो गैस के मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे, नज़दीक आएंगे, इतने नज़दीक आएंगे कि ये लिक्विड बन जाएगा, तो उसको लिक्विफाइड गैस बोलते हैं, लिक्विड बनाया हुआ गैस। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसके बाद सेकंड नंबर लेते हैं अपन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और ये देख के आप समझ जाएंगे कि अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में आ रहा है तो सॉल्वेंट किस स्टेट का होगा? लिक्विड। और सॉल्यूट वो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड फेस का है और सॉल्यूट किसी भी फेस का हो सकता है, ठीक है। तो एक लिक्विड को लिक्विड में हम मिला रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्यूट कौन सा ले रहे हैं हम? लिक्विड ले रहे हैं। लिक्विड को लिक्विड सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, लिक्विड, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी हम कैटेगरी बना सकते हैं कि जो लिक्विड आपस में हम मिला रहे हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये अलग अलग प्रोडक्ट भी तो हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं। और हर एक मटेरियल, हर एक कंपाउंड का अपना अलग अलग नेचर होता है। हर एक की मॉलिक्यूल के बीच में अपना अपना अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन का फोर्स होता है। किसी में ज़्यादा फोर्स तगड़ा हो गया तो आप मिलाओगे तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। भाई सॉल्यूट सॉल्वेंट रिएक्ट करके सॉल्यूशन बनाते हैं, इनके बीच में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होता है तभी इनकी अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है, अपनी ओरिजिनल पहचान, वो ख़त्म हो जाती है। और जब सॉल्यूशन बनता है तो इनको एक नई पहचान मिल जाती है, नई आइडेंटिटी मिल जाती है। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। समझ में आई बात? तो अब हम दो लिक्विड को आपस में मिला करके उनका रिएक्शन करवा करके सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। ये तभी रिएक्शन करेंगे आपस में जब पुराने बॉन्ड इनके टूटेंगे और नए बॉन्ड ये आपस में बनाएंगे। एक लिक्विड, ये दूसरा लिक्विड, इस लिक्विड का बॉन्ड, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं होता, बॉन्ड खाली नहीं होगा तो दूसरे के साथ कहाँ से केमिकल रिएक्शन होगा? समझ रहे हैं? तो जब तक पुरानी परंपराएं नहीं टूटेंगी, नई परंपराएं नहीं बन सकती। उसी तरह जब तक पुराने बॉन्ड नहीं टूटते, नए बॉन्ड नहीं बन सकते, तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला करके सॉल्यूशन बनाना है, तो डिपेंड करता है कि इसका नेचर कैसा है, सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी 3 कैटेगरी बनाई है। कितनी? 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी ये होगी कि इनके जो बॉन्ड हैं वो वीक वीक बॉन्ड हैं, आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। तो दोनों के बॉन्ड ब्रेक हो गए अच्छे से, दोनों को मिला दिया, दोनों अच्छे से मिल गए, ठीक है। और दोनों ने बहुत मजबूती के साथ आपस में रिएक्शन कर लिया, बॉन्ड बना लिया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो ऐसे लिक्विड जो बहुत आसानी से एक दूसरे में मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, या मर्ज हो जाने से ज़्यादा अच्छा शब्द हम यूज़ करेंगे, मिसिबल हो जाते हैं एक दूसरे से। क्या हो जाते हैं? मिसिबल, यानी कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाना, सॉल्यूबल हो जाना, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी होगी, ये एक टाइप होगा हमारे लिक्विड सॉल्यूशन का, कि दोनों लिक्विड कैसे हैं? कंप्लीटली मिसिबल, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन इसका ये हो सकता है कि दोनों लिक्विड में से एक लिक्विड, उसके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स बहुत स्ट्रांग है, दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स वीक है। तो जो वीक वाला फोर्स है वो तो टूट जाएगा, लेकिन स्ट्रांग फोर्स जहाँ पर काम कर रहा है वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़े बहुत बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। ये बहुत वीक बॉन्ड थे मॉलिक्यूल्स के, ये टूट जाएगा। अब हम इसको मिला रहे हैं,
तो होगा क्या, जहाँ जहाँ बॉन्ड टूटे होंगे वहाँ वहाँ बॉन्ड बन जाएंगे, और जो नहीं टूटे होंगे वो नहीं बनेंगे। तो ये वाला लिक्विड इस लिक्विड में अच्छे से नहीं मिलेगा, आधा अधूरा मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे, अब हमको नहीं पता ना कि 10% डिज़ोल्व हो रहा है कि 20% हो रहा है कि 50% हो रहा है कि 70% हो रहा है, तो हम बोलेंगे पार्शियली एक दूसरे में मिसिबल है। क्या है? पार्शियल शब्द एक बड़ा अच्छा शब्द है जो हमारी इज्जत बचा लेता है। हमको परसेंटेज नहीं बताना पड़ता कि 50% मिला, 20% मिला, 100% मिला, 90% मिला। समझ में आ रही बात? हम बोलेंगे पार्शियली मिसिबल है, चाहे वो 10% ही मिला हो। ठीक, इसके पीछे रीज़न क्या है? दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होंगे? स्ट्रांग, और दूसरे का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा? वीक। तो ये कैसे होंगे? पार्शियली मिसिबल होंगे। ठीक है। अच्छा, एक तीसरी कैटेगरी सुनिए। पहली कैटेगरी क्या बनाई? दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हैं, तो ये इजीली मिसिबल होंगे, कंप्लीटली एक दूसरे में मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, एक सॉल्वेंट के या सॉल्यूट किसी भी एक कंपोनेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है और दूसरे का वीक, तो ये किस टाइप का मिसिबल हुआ? पार्शियल मिसिबल, आधा अधूरा मिलेगा, पूरा डिसॉल्व नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी, इसका नेचर डिफरेंट है, इसका नेचर डिफरेंट है। हमने दो टाइप की कैटेगरी बनाई थी, एक पोलर एक नॉन पोलर। लाइक डिसॉल्व लाइक हमारे यहाँ चलता है ये। ठीक है। एक पोलर नेचर का है लिक्विड, दूसरा नॉन पोलर नेचर का लिक्विड है। जैसे एक बेंजीन हो गया नॉन पोलर और एक वाटर हो गया पोलर, दोनों अपोजिट हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, पोलर है तो ये अपने अंदर किसको घोलेगा? पोलर को। नॉन पोलर है तो अपने अंदर किसको घोलेगा? नॉन पोलर को। अब मैं एक पोलर लिक्विड में एक नॉन पोलर लिक्विड डाल दूं तो वो अपने अंदर घोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं घोलेगा। समझ में आया? तो इसको हम बोलेंगे इममिसिबल लिक्विड्स। क्या बोलेंगे? जो बिल्कुल नहीं घोले। और बिल्कुल नहीं घोलने के लिए शर्त क्या है? एक पोलर और एक नॉन पोलर। समझ में आया? तो ये तीन रिजल्ट हमको दो लिक्विड आपस में मिलाने से मिल सकता है। ठीक है। ये तीनों रिजल्ट हम नोट करेंगे। चलिए, पहला रिजल्ट, इसको हमने नाम दिया मिसिबल। मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। The two components are completely miscible. The two components are completely miscible. The two components are completely miscible if they are of similar nature. Similar nature का मतलब समझ में आया? हाँ, ये भी पोलर ये भी पोलर, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स एक जैसा। ठीक है। दोनों लिक्विड के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक जैसा होना चाहिए, तो ये सेम नेचर के हो गए। ठीक है। टू कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिसिबल इफ, क्या लिखे? इफ दे हैव सिमिलर नेचर। यहां तक बात समझ में आया? इफ दे हैव सिमिलर नेचर, यानी पोलर सॉल्यूट dissolves in polar solvent. ठीक, and non-polar solute dissolves in non-polar solvent. ठीक है, like dissolve like, ये वही है ना, like dissolves like, ठीक है, सिमिलर नेचर। तो ये देखिए, सॉल्यूट का नेचर अगर पोलर है तो ये किस में घुलेगा? पोलर के सॉल्वेंट में घुलेगा। सॉल्यूट का नेचर अगर नॉन पोलर है तो किस में घुलेगा? नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट में घुलेगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं आप? लिख लीजिए, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर कंप्लीटली मिसिबल। बेंजीन का फॉर्मूला आता है आपको, C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। दोनों किस टाइप के हैं? हम ये दो कंपोनेंट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक सॉल्यूट बन जाएगा, एक सॉल्वेंट बन जाएगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी सॉल्वेंट, जो कम होगा सॉल्यूट।
दोनों मिला रहे हैं, दोनों किस नेचर के हैं, नॉन पोलर, तो दोनों इजीली मिसिबल हो जाएंगे, पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे पे, ठीक है। दिस इज मिसिबल लिक्विड। completely miscible at a given temperature. ठीक है। सेकंड टाइप की कैटेगरी हमने बनाई पार्शियली लिक्विड, पार्शियली मिसिबल लिक्विड। ठीक है, पार्शियली मिसिबल लिक्विड। ये वाला सॉल्यूशन कब मिलता है, जब 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 एक कंपोनेंट के अंदर के फोर्स ज़्यादा हो और एक के वीक हो। ठीक है, तो नोट कर लीजिए द टू कंपोनेंट्स, या दिस हैपन्स, ऐसे लिखिए, दिस हैपन्स ओनली, दिस हैपन ओनली, कॉमा, इफ the intermolecular forces of, if the intermolecular forces of one component is much greater than that of other component, is much greater than that of other component। ठीक है, समझ में आ रही बात। इससे होगा क्या, ये आपको समझ में आया। एक कंपोनेंट के अंदर के फोर्स बहुत स्ट्रांग है, दूसरे के वीक हैं, तो बहुत स्ट्रांग है तो इनके बॉन्ड टूटेंगे नहीं, जब तक टूटेंगे नहीं तो ये अंदर इसको जगह ही नहीं मिलेगा ना। देखिए होता क्या है कि दो मॉलिक्यूल एक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ऐसे चिपके रहते हैं, है ना। जब तक इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, ये अलग नहीं होंगे, और अगर ये दूर नहीं जाएंगे तो आने वाले मॉलिक्यूल को जगह नहीं मिलेगी। जब ये इनका बॉन्ड ब्रेक होकर के ये दूर होते हैं, तब कोई थर्ड पार्टी इनके बीच आती है तो बॉन्ड बनता है इनके बीच में। ठीक है, तो हम बोलते हैं ये घुल गया है, मिक्स हो गया है। ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब तक खिसक के आने वाले सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के लिए जगह नहीं बना देते, तब तक वो घुलेगा नहीं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल दूर होंगे, इनके बीच में कोई मॉलिक्यूल आएगा, फिर ये बॉन्ड बना लेंगे, हो गया, मिक्स हो गए, चिपक गए। ठीक है, ये सो दिस इज पार्शियली मिसिबल लिक्विड। ठीक है, इसका एग्जांपल नोट कर लीजिए, जैसे एनिलीन और वाटर हम मिलाते हैं। ठीक है, एनिलीन और वाटर, ऐसे ही फिनॉल वाटर, एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इसमें आप याद रखेंगे। थर्ड टाइप की कैटेगरी हमने बनाई इममिसिबल। इममिसिबल लिक्विड पेयर्स या इममिसिबल लिक्विड। ठीक है, क्या होगा इसमें, कब नहीं मिलेंगे, ज़बरदस्ती हम मिला रहे हैं तो हमको पानी अलग दिखता है, तेल अलग दिखता है, ऑयल। दिस इज़ कम्प्लीटली इममिसिबल, है ना। तो ऐसा कब होगा, जब दोनों कंपोनेंट अलग अलग नेचर के होंगे, तब होगा। ठीक है, सो नोट कर लीजिए द टू कंपोनेंट्स आर कम्प्लीटली इममिसिबल, या ऐसे लिखिए दिस हैपन्स ओनली, दिस हैपन ओनली, this happens only if the nature of two components are completely different. This happens only if the nature of two components are completely different. If the nature of two components are completely different. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल में पोलर कंपोनेंट
डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर कंपोनेंट्स, है ना। पोलर कंपोनेंट्स डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर कंपोनेंट्स, ठीक है, तब ऐसा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बनेगा, जैसे एक नॉन पोलर हम ले रहे हैं बेंजीन C6H6, इसको किस में मिला रहे हैं, वाटर में, ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आता है क्या आपको, CHCl3, बिल्कुल ठीक, वाटर के साथ मिला दिए क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसी तरह कोई भी ले सकते हैं आप, CCl4 वाटर, है ना। वाटर कैसा है, पोलर, ये कैसा है, नॉन पोलर। क्लोरोफॉर्म इज नॉन पोलर, वाटर इज पोलर, तो ऐसे कोई भी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें सिर्फ थ्योरी ही आपको समझनी है, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हम लेंगे अब गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, अगली हेडिंग दीजिए, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन।